चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। ये वो साम्राज्य था जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के इतने बड़े हिस्से को एक ही शासन के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। अब देखिए, हर बड़े साम्राज्य के पीछे ना एक बहुत बड़ा दिमाग होता है। और मौर्य साम्राज्य के पीछे थे चाणक्य। ये सिर्फ कोई विद्वान नहीं थे, बल्कि एक मास्टर रणनीतिकार थे। उनका मानना था कि लक्ष्य को पाने के लिए हर रास्ता सही है, और इसी सोच के दम पर उन्होंने एक साधारण से लड़के को सम्राट बना दिया। तो सवाल यही उठता है, आखिर कैसे सिर्फ एक इंसान की स्ट्रैटेजी, उसकी दूर की सोच ने पूरे भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया? कैसे रखी गई इतने बड़े साम्राज्य की नींव? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पार्टनरशिप से, एक ऐसी साझेदारी जिसने मौर्य वंश की नींव रखी। ये साझेदारी थी एक गुरु और उसके शिष्य की, जिसने उस दौर की सियासत के सारे समीकरण ही बदल डाले। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जरा सोचिए, बात है करीब 322 ईसा पूर्व की। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की बहादुरी, इन दोनों ने मिलकर ताकतवर नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और साम्राज्य की सीमाओं को पश्चिम में सीधा अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया। और ये एक ऐसी विरासत थी जिसे उनके बेटे बिंदुसार ने भी आगे बढ़ाया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप का इतना बड़ा हिस्सा पॉलिटिकली एक हो गया था। चंद्रगुप्त ने सिर्फ एक विदेशी ताकत को ही नहीं हराया, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर अपने जबरदस्त प्रशासन के लिए जाना गया। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। चंद्रगुप्त के पोते अशोक जब वो सिंहासन पर बैठे तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक ऐसा बदलाव था जो जंग के मैदान से शुरू हुआ और इंसानियत की राह पे जाकर खत्म हुआ। साल था 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया, और वो जो जंग हुई वो बहुत ही भयानक थी। लाखों लोग या तो मारे गए या बेघर हो गए। जीत तो अशोक की हुई, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। युद्ध के मैदान पर जो तबाही उन्होंने अपनी आंखों से देखी, उसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया और हमेशा के लिए बदल दिया। उस तबाही को देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने फैसला किया कि अब से वो तलवार के जोर पर नहीं जीतेंगे। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनाया धम्म घोष का रास्ता, मतलब दिलों को जीतने का रास्ता, नैतिकता और शांति का रास्ता। यकीनन ये किसी भी सम्राट के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। और अशोक का ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन था, वो सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, उन्होंने इसे अपने पूरे साम्राज्य की ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया। मतलब अब शासन एक बिल्कुल नए तरीके से, एक नए दर्शन के साथ चलने वाला था। तो आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, ये कोई खास मजहब या धर्म नहीं था। ये तो नैतिक सिद्धांतों का एक कोड था, एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या था? बड़ों का आदर करो, हिंसा मत करो, सबके लिए मन में दया रखो, और सबसे जरूरी, दूसरे धर्मों की इज्जत करो। ये एक तरह का यूनिवर्सल मॉरल लॉ था जो सबके लिए था। और अशोक ने इन बातों को सिर्फ किताबों या भाषणों तक नहीं रखा। उन्होंने इन संदेशों को पूरे साम्राज्य में पत्थर के बड़े बड़े खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया। आप जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में एक राजा हुक्म दे रहा है कि जानवरों की बलि बंद करो, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल खोलो, और सबसे बड़ी बात कि हर धर्म की इज्जत करो। ये तो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की सोच थी, एक सोशल रेवोल्यूशन था। और यहाँ ये जो नक्शा दिख रहा है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। ये दिखाता है कि अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ मिले हैं। मतलब उन्होंने अपने धम्म का संदेश अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया, सीधी अपने जनता तक। ये सिर्फ राजा के आदेश नहीं थे, ये एक तरह का पब्लिक डायलॉग था, अपनी प्रजा के साथ सीधा संवाद। जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसीलिए मौर्य प्रशासन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड था। पूरे साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था: उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण। और हर प्रांत की अपनी राजधानी थी,
जैसे उत्तर में तक्षशिला या पश्चिम में उज्जैन। ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्थानीय स्तर पर शासन अच्छे से चले और साथ ही केंद्र का नियंत्रण भी बना रहे। काफी स्मार्ट सिस्टम था। चलिए अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की उस विरासत की जिसे आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। मैं बात कर रही हूं उनकी शानदार कला और वास्तुकला की। मौर्य कारीगरों ने पत्थर पर जो कमाल किया है वो आज भी हमें हैरान कर देता है। जैसे कि एक तरफ सारनाथ का वो मशहूर सिंह स्तंभ है, सोचिए एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया, और दूसरी तरफ है बराबर की गुफाएं जो पूरी की पूरी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ये उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का बेजोड़ नमूना है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात आती है। इस प्राचीन साम्राज्य का आज के भारत से एक सीधा जीता जागता रिश्ता है। अशोक का वही सिंह स्तंभ सारनाथ वाला 24 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नेशनल एम्ब्लेम बना। ये हमारे इतिहास की कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। तो ये जो लायन कैपिटल है, ये सिर्फ पत्थर की एक खूबसूरत मूर्ति नहीं है, ये साहस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, और अशोक के उस महान बदलाव के बाद ये शांति का भी प्रतीक है। ये हमें बार बार मौर्य साम्राज्य के गहरे असर और उनकी कभी ना मिटने वाली विरासत की याद दिलाता है। तो आखिर में ये सारी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक कहानी, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने जीत के बाद तलवार छोड़ दी और इंसानियत का रास्ता चुना। क्या ये कहानी आज के दौर के लीडर्स को, आज की दुनिया को पावर के सही इस्तेमाल के बारे में कुछ सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।